हेलो, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जितने भी जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, राइट, वो इस चैनल को बहुत बहुत गहनता से देखें। जो प्रीवियस वीडियोस लगभग 870 वीडियोस में डाल चुका हूँ, उनको ज़रूर देखें। आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी क्वालिटी मिलेगी, राइट। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको मोनोसेक्राइड पढ़ा दिया है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड और पेंटासेक्राइड, यानी कि मैंने ओलिगोसेक्राइड आपको पढ़ा दिया है। भाई कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सिंगल शुगर्स के बने होते हैं, उनको और हाइड्रोलाइसिस उनका नहीं कर सकते हैं, उनका और अपघटन नहीं कर सकते हैं। ओलिगोसेक्राइड 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट्स के बने होते थे। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है थीम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बेटा पॉलीसेक्राइड। नाउ पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या है, पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली मीन्स बेटा, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी। मैनी का मतलब क्या, 10 से ज़्यादा, है ना, मोर देन 10, मोर देन 10। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 से लेकर 10 तक जो सेक्राइड होती है, 2 से लेकर और 10 तक जो सेक्राइड यूनिट्स होती है, ठीक है ना, उसको तो हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। लेकिन 10 से ज़्यादा यदि सेक्राइड यूनिट्स होती है, शुगर यूनिट्स होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पर आएंगे। 11th NCERT के अंदर ये टॉपिक क्लियर नहीं है, अच्छे से नहीं दे रखा है। यहाँ पर कोशिश करें इसको पूरा समझने की। तो आज की मेरी क्लास का थीम है पॉलीसेक्राइड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारी शुगर से मिलकर बना है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पॉलीसेक्राइड्स अनेक मोनोसेक्राइड इकाइयों के बने होते हैं, मेड अप ऑफ मैनी शुगर्स, राइट। बहुत सारी शुगर्स के बने होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ऐसे पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, जो बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बने होते हैं। नाउ इनके नाम में हम लोग एक सफिक्स जोड़ते हैं AN, और इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकेन्स कहते हैं बेटा। क्या कहा मैंने, ग्लाइकेन्स। इनके नाम में एक सफिक्स, 2 शब्द होते हैं ना, एक होता है प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये N जोड़ दिया जाता है, ग्लाइकेन्स कहते हैं। इनके नाम में सफिक्स जोड़ दिया जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकेन्स कहते हैं। नाउ पेंटोज पॉलीसेक्राइड, अभी मैं आपको पेंटोज पॉलीसेक्राइड और हेक्सोज पॉलीसेक्राइड पढ़ाऊंगा। तो पेंटोज जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेंटोसन, है ना, ऐसे पेंटोसन, AN जोड़ दिया, है ना। यहाँ पर देखो अभी और भी बताता हूँ। और हेक्सोज पॉलीसेक्राइड को हम हेक्सेन्स कहते हैं, हेक्सेन्स, वापस से AN जोड़ दिया है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने बेटा, इनके नाम के आगे हम AN जोड़ देते हैं, सफिक्स AN जोड़ देते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्लाइकेन्स। अब ग्लाइकेन्स यहाँ पर पेंटोज पॉलीसेक्राइड जो होंगे, जो पेंटोज पॉलीसेक्राइड होंगे उनको तो क्या कहेंगे हम लोग, पेंटोसन कहेंगे। और जो हेक्सोज पॉलीसेक्राइड होंगे, जो पेंटोज शुगर से बने होंगे, वो पेंटोसन कहलाएंगे। जो हेक्सोज शुगर से बने होते हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा, हेक्सेन्स कहलाएंगे। तो सीधी सी बात है, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जो कि पेंटोज शुगर के बने होंगे, जो पेंटोज शुगर के बने होंगे वो पेंटोसन कहलाएंगे। जो हेक्सोज शुगर के बने होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, हेक्सेन्स कहलाएंगे। बड़ा सिंपल सा है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं अपने, जैसे एरेबिन, है ना, ये फ्रॉम एरेबिनोज। जाइलिन क्या है, फ्रॉम जाइलोज, ठीक है। तो ये एरेबिन हुआ, जैसे कि जाइलिन हुआ, ये सब क्या होते हैं बेटा, पेंटोसन कहलाते हैं। ये सब क्या है, पेंटोसन। मतलब ये ऐसे पॉलीसेक्राइड है जो पेंटो शुगर के बने होते हैं, ठीक है। जैसे एरेबिन या जाइलिन, ये जो जाइलोज, एरेबिनोज वगैरह जो होते हैं ना बेटा, ये किस में पाए जाते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एरेबिनोज हुआ तो हेमीसेल्यूलोज वगैरह सुना है आपने, हेमीसेल्यूलोज के बारे में सुना है। सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर ये मिलते हैं, ठीक है। ये देखो
यह सभी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। कौन से? एरेबिनोज, जाइलोज, है ना। तो ये इनको पेंटोसेंस क्यों कहते हैं? जैसे एरेबिनोज से एरेबिन, जाइलोज से जाइलिन, ठीक है। तो एरेबिन क्या होता है? एरेबिन जो होता है वो हाइड्रोलिसिस पर एरेबिनोज बनाता है, राइट। जाइलिन हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो जाइलोज बनाता है। क्लियर है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेंटोसन जो होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? एरेबिन और जाइलिन है। ये जितने भी जो एरेबिन और जाइलिन या एरेबिनोज और जाइलोज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब किस में पाए जाते हैं बेटा? तो ये कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये पाए जाते हैं सेल वॉल के अंदर। ये कहाँ पाए जाते हैं? सेल वॉल के अंदर। नाउ जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो अनपचायक होते हैं बेटा। अनपचायक का मतलब कंफ्यूजन नहीं रखना है, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं? आप सब जानते हैं, पहले भी मैंने बताया था। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मैंने पहले भी बताया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड जितने भी हैं वो कैसे? नॉन रिड्यूसिंग है बेटा, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। परंतु एक पॉलीसेक्राइड श्रृंखला का एक सिरा तो क्या होता है? अपचायक होता है, रिड्यूसिंग होता है, और दूसरा सिरा जो होता है वो क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। अभी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। वैसे तो पॉलीसेक्राइड, याद रखना, वैसे तो पॉलीसेक्राइड कैसे होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन होती है? ऐसी शुगर्स जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होती है। तो पॉलीसेक्राइड्स अनपचायक होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। आर यू गेटिंग? और रिड्यूसिंग कौन होते हैं? वो जो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड वगैरह होते हैं ना, वो सब कैसे होते हैं बेटा? राइट, वो रिड्यूसिंग होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? पॉलीसेक्राइड कैसे होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। लेकिन यदि आप एक पॉलीसेक्राइड श्रृंखला को देखोगे, जैसे अभी बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे, तो आप देखोगे कि पॉलीसेक्राइड श्रृंखला में एक सिरा तो रिड्यूसिंग होता है, एक सिरा तो रिड्यूसिंग होता है। जैसे राइट सिरा है वो रिड्यूसिंग होगा, और लेफ्ट सिरा जो होता है वो क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। नाउ हेक्सोज शुगर, हेक्सोज का मतलब क्या होता है? हेक्सेन्स। सीधी सी बात है, हेक्सेन्स के अंदर क्या होगा? ऐसे पॉलीसेक्राइड जो कि हेक्सोज शुगर के बने होते हैं, हेक्सोज शुगर के बने होते हैं। ऐसे पॉलीसेक्राइड जो हेक्सोज शुगर के बने होते हैं, हेक्सोज शुगर के बने होते हैं, हेक्सोज शुगर के बने होते हैं। जैसे कि आप हेक्सोज जानते हो ना, जैसे ग्लूकोज वगैरह, और ये तो ये हेक्सोज शुगर के बने होते हैं, ठीक है। तो इनको हेक्सोन्स कहते हैं। जैसे पेंटोसन क्या थे? पेंटोज शुगर के बने थे, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, मेनिन फ्रॉम मेनोज, है ना। जैसे अभी था ना एरेबिन फ्रॉम एरेबिनोज, जाइलिन फ्रॉम जाइलोज, ऐसे। तो सेल्यूलोज, स्टार्च, मेनिन जैसे, और वहाँ पर एरेबिन, जाइलिन, वो सब क्या थे? पेंटोसन थे। अभी ये क्या है? सब हेक्सोसन है, यानी कि हेक्सेन है। पॉलीसेक्राइड जल में अघुलनशील। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपने देखा था जो प्रीवियस शुगर पड़ी थी वो आपने जल में घुलनशील थी। ये कैसी है? इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर तथा स्वाद में मीठे नहीं होते। वैसे मैंने कहा था, मैंने जब शुगर पढ़ा रहा था, याद करो, पहले तो ये कहा था कि शुगर क्या होती है। मैंने कहा था कि शुगर जल में घुलनशील होती है और स्वाद में मीठी होती है। याद है? यदि प्रीवियस वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो मैंने कहा था शुगर बेटा कैसी होती है? जल में घुलनशील और मीठी होती है। लेकिन यहां पर पॉलीसेक्राइड शुगर जो है जल में अघुलनशील, इनसॉल्युबल इन वाटर, और स्वाद में मीठी नहीं होती है। सभी पॉलीसेक्राइड कैसे होते हैं? अनपचायक होते हैं। अनपचायक ये पहले ही बता दिया है, ये अनपचायक मतलब नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग, ये क्लियर रखना।
नॉन रिड्यूसिंग, सभी पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। और कार्य के आधार पर पॉलीसेक्राइड पोषक या संरचनात्मक हो सकते हैं। कार्य के आधार पर पॉलीसेक्राइड या तो कैसे होते हैं, पोषण देने वाले होते हैं, पोषक हो सकते हैं, या संरचनात्मक हो सकते हैं, है ना। या तो ये पोषण देने वाले पोषक हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। पॉलीसेक्राइड को यदि कार्य के आधार पर यदि देखें तो या तो ये पोषक होते हैं, न्यूट्रिशन देने वाले होते हैं, या फिर ये स्ट्रक्चरल होते हैं, संरचनात्मक होते हैं। जैसे संरचना के आधार पर पॉलीसेक्राइड को दो श्रेणियों में बांटा गया है बेटा। संरचना के आधार पर पॉलीसेक्राइड को दो कैटेगरीज में बांटा गया बेटा। एक तो है ये होमोपॉलीसेक्राइड, और एक आगे आएगा बेटा, और वो आएगा हेटेरोपॉलीसेक्राइड। अभी आएगा देखो, हेटेरोपॉलीसेक्राइड, राइट। ये पूरा होमोपॉलीसेक्राइड चल रहा है, और ये राइट, ये हेटेरोपॉलीसेक्राइड। क्लियर है। तो ये तो हो गया कौन सा, हेटेरोपॉलीसेक्राइड, और एक और कौन सा हो गया है, होमोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने को नोटिस करना है कि क्या चीज़ है बेटा। ठीक है, सो यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग होमोपॉलीसेक्राइड संरचना के आधार पर। जैसे कि नेम शो कर रहा है, होमो का मतलब क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है, सेम। होमो मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। होमोपॉलीसेक्राइड बहुत सारी, हजारों भी हो सकती है। होमोपॉलीसेक्राइड जो होती है वो एक जैसी शुगर से मिलकर बनी होती है, जो समान इकाइयों के बने होते हैं। समान इकाइयों के बने, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देंगे प्रूव करने के लिए। जो समान इकाइयों के बने होते हैं, ऐसे पॉलीसेक्राइड जो समान इकाइयों के बने हो, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जो कि समान इकाइयों के बने होते हैं, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जो कि समान इकाइयों के बने होते हैं, उनको बेटा हम लोग होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। जैसे कि सेल्यूलोज है, एक उदाहरण लेते हैं पहले। सेल्यूलोज सबसे कॉमन, इस पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला यदि कोई कार्बनिक पदार्थ है, यदि इस अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा यदि कोई ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड है, तो वो कौन सा है, ऑर्गेनिक पदार्थ यदि कोई है तो वो सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज किसका बना होता है, 6000 से 10,000 तक बीटा डी ग्लूकोज इकाइयाँ। क्या कहा है मैंने, 6000 से 10,000 तक ग्लूकोज इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती है बीटा 1,4 लिंकेज के द्वारा। बीटा 1,4 लिंकेज तो आप सब जानते ही हो, है ना। बीटा 1,4 लिंकेज का मतलब होता है एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन तो दूसरे का फोर्थ कार्बन, उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बीटा 1,4 लिंकेज द्वारा पाई जाती, मतलब कि सेल्यूलोज के अंदर ग्लूकोज की इकाइयाँ बहुत सारी के सारी, मतलब ग्लूकोज, सेल्यूलोज एक पॉलीमर है किसका, सेल्यूलोज पॉलीमर है किसका, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एक क्या है बेटा, बहुलक है। तो सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का 6000 से 10,000 ग्लूकोज इकाइयाँ एक रेखीय क्रम में जुड़ती है, और क्या बना देती है बेटा, मालूम है क्या बना देती है, एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल बनाती है। और सेल्यूलोज के अंदर ग्लूकोज इकाइयाँ आपस में 1,4 लिंकेज के द्वारा, मतलब 1,4 लिंकेज का मतलब होता है कि एक का तो फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, जो हमने पहले भी बताया था वो बनता है। अच्छा, याद रखना, सेल्यूलोज का जब आंशिक पाचन होता है, पूरा पाचन नहीं, जब आंशिक पाचन होता है तो सेलुबियोज यूनिट बनती है। सेलुबियोज क्या, एक डाइसेक्राइड है। तो बताओ जल्दी से, सेल्यूलोज का जब आंशिक पाचन होगा तो एक डाइसेक्राइड प्राप्त होती है, और उस डाइसेक्राइड का नाम क्या है, सेलुबियोज। तो ये सेलुबियोज समझना, सेल्यूलोज के पाचन से सेलुबियोज बनता है। अच्छा, अब सबको ये मालूम है बेटा, बहुत खास है, सबको मालूम है कि सेल्यूलोज जो होता है वो कहाँ पर मिलता है बेटा। तो यू ऑल नो दैट सेल्यूलोज इज द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ द सेल वॉल, राइट। सेल्यूलोज कहाँ पर पाया जाता है, सेल वॉल। यदि कोई पूछे आपसे कि उच्च पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो उच्च पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, आप सब जानते हो। एक उदाहरण है, कास्ट में, वुड में 50% सेल्यूलोज होता है, और कपास में 90% सेल्यूलोज उपस्थित होता है, 90 से 95% तक होता है। तो यदि कोई पूछे मैक्सिमम सेल्यूलोज किस में मिलता है, मैक्सिमम सेल्यूलोज, यदि कोई पूछे मैक्सिमम सेल्यूलोज किस में मिलता है, तो कॉटन में मिलता है। कॉटन के अंदर कितना बेटा, 90 से 95% तक हो सकता है।
90 लिख रखा है ना मैंने, ये 90 से 95% हो सकता है मैक्सिमम सेल्यूलोज। तो वुड के अंदर, कास्ट के अंदर तो 50% होता है, लेकिन सेल्यूलोज के अंदर ये 50% की जगह पर 90 से 95% कपास में होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कोई कार्बनिक पदार्थ है, यदि इस पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक मात्रा के अंदर यदि कोई कार्बनिक पदार्थ है तो वो कौन है बेटा? सेल्यूलोज है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशे बनाने में भी करते हैं। और रेयोन फाइबर, आजकल आपने देखा होगा, स्पेशली गर्ल्स इस बात को समझ पाएगी कि आजकल मार्केट के अंदर जो कपड़े आते हैं कई सारे रेयोन फाइबर के बने होते हैं, रेयोन के, है ना। तो आप यदि किसी से कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो कहेगा, दुकानदार कहेगा ये रेयोन तंतु के बने हैं। तो वास्तव में इनका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में भी होता है। कृत्रिम रेशम जिसको बोलते हैं रेयोन, रेयोन भी मेंटेनेंस फ्री होता है थोड़ा सा, है ना। कॉटन थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है और कृत्रिम रेशे बना, मान लीजिए कि यदि, तो रेयोन फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और आप कॉटन तो जानते ही हो, कॉटन अपने कहते हैं ना, आजकल मार्केट के अंदर अपने कपड़े खरीदने जाते हैं तो लिखा हुआ होता है शर्ट के ऊपर, जो ब्रांडेड शर्ट होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स, मेड अप ऑफ 100% सेल्यूलोज फाइबर्स, मतलब वो 100% कॉटन से बना हुआ शर्ट है यदि ऐसा लिखा होता है 100% सेल्यूलोज फाइबर्स। और इसका उपयोग कृत्रिम रेशम यानी कि रेयोन फाइबर बनाने के लिए भी होता है। कागज पौधों की लुगदी से बना होता है, कागज पौधों की लुगदी से बना होता है जो सेल्यूलोज होता है। तो जो पेपर है जिसके ऊपर आप लिखते हो, तो वो जो कागज होता है वो किसका बना होता है बेटा? पौधों की लुगदी का बना होता है। कागज पौधों की लुगदी का बना होता है, तो उसमें भी क्या होता है? वास्तव में सेल्यूलोज ही होता है। तो पेपर भी किसका बना है? सेल्यूलोज का बना है। ठीक है। नाउ अब स्ट्रक्चर है, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर देखो आप। मैंने क्या कहा था कि सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज का बहुलक है। सेल्यूलोज ग्लूकोज का क्या है? बहुलक है। तो ये देखो ग्लूकोज की इकाइयां आपस में, राइट, ग्लूकोज की इकाइयां आपस में क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा, राइट, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा आपस में क्या रहती है? ये जुड़ी रहती है, राइट। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये क्या रहती है बेटा? जुड़ी रहती है और एक पूरा की पूरा एक रेखीय बहुलक बनाती है। तो आप देखो हजारों, 6000 से लेकर और 10,000 ग्लूकोज इकाइयाँ आपस में जुड़ती है, तब कहीं जाके और एक सेल्यूलोज की चेन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और इसमें भी वही चीज़ आप देखो, जब 2 ग्लूकोज इकाइयाँ जुड़ती है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये यहाँ पर दिख रहा है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्लियर है बेटा? नाउ स्टार्च, अभी मैं बात कर रहा था सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज क्या हो गया बेटा? एक सेल्यूलोज एक होमोपोलिसेक्राइड है जो कि बहुत सारी ग्लूकोज इकाइयों का बना है। अब आ जाते हैं स्टार्च बेटा। ये पादपों का मुख्य संचित भोजन है। जिस तरीके से सेल्यूलोज सेल वॉल का चीफ इंग्रेडिएंट है, वैसे ही पादपों का मुख्य संचित भोजन यानी कि स्टोर्ड मटेरियल जो है, स्टोर्ड फूड मटेरियल, पादपों का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो कौन है बेटा? डेट इज स्टार्च है। और जंतुओं का पूछे तो क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। अब स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है। स्टार्च जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का क्या होता है? बहुलक होता है ये। और स्टार्च में 2 प्रकार की श्रृंखलाएं होती है बेटा। स्टार्च में 2 प्रकार की श्रृंखलाएं, समझना, 2 प्रकार की श्रृंखलाएं। ये यहाँ पर पहले इसको देख लो तो जल्दी समझ में आएगा। एक ये एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च के अंदर कितने प्रकार की श्रृंखलाएं हैं बेटा? 2 प्रकार की। एक ये श्रृंखला देखो और एक ये श्रृंखला। पहले डायग्राम देख लो तो जल्दी समझ में आएगा। स्टार्च में 2 प्रकार की श्रृंखलाएं, एक ये वाली और एक ये वाली। एक को बोलते हैं एमाइलोज, एक को बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोज क्या है? 250 से 300 ग्लूकोज इकाइयां अल्फा 1,4 लिंकेज द्वारा, अल्फा 1,4 लिंकेज मतलब वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, एक का फर्स्ट कार्बन दूसरे का फोर्थ कार्बन, लिंकेज द्वारा एक अशाखित श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती है। अमाइलोज के अंदर 250 से 300 ग्लूकोज इकाइयां, 250 से 300 ग्लूकोज इकाइयां अल्फा 1,4 लिंकेज द्वारा एक अशाखित श्रृंखला में जुड़ी रहती है। बड़ा साफ है बेटा, दिखाई दे रहा है। बताओ ये अशाखित श्रृंखला है कि शाखित श्रृंखला है? यहां पर क्लियर कट दिख रहा है, अशाखित श्रृंखला आपको दिख रही है अमाइलोज के अंदर, है ना। कितना? 250 से लेकर 300 ग्लूकोज इकाइयां एक अशाखित रचना में पाई जाती है जिसको अमाइलोज कहते हैं। जबकि यहां पर देखो अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या हो रहा है? शाखा है बेटा। तो अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? एक शाखित श्रृंखला अणु होता है जिसमें लगभग 30 ग्लूकोज इकाइयां, ओनली 30, लगभग 30 ग्लूकोज इकाइयां अल्फा 1,4 तथा
1,6 लिंकेज द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। लेकिन याद रखना ये ब्रांच तो होता है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है और अमाइलेज अशाखित हो, मतलब ये अशाखित है तो ये कैसा है, शाखित है, लेकिन कम शाखित होता है, कम शाखित। ग्लाइकोजन से क्या होता है बेटा, ये कम शाखित होता है, ग्लाइकोजन से थोड़ा कम शाखित होता है, क्लियर है, लेकिन होता शाखित है। तो ये देखो क्लियर कट है, अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो शाखित होता है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर 250 से 300 ग्लूकोज इकाइयां अशाखित रचना बना रही है, यहां पर लगभग कितना 30 ग्लूकोज इकाइयां क्या बना रही है, एक शाखित रचना का निर्माण कर रही है। अब खास बात, स्टार्च में 2 प्रकार की श्रृंखलाएं थी ना, अब हमेशा जो एमाइलोज होता है बेटा वो आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भाग आपको आना चाहिए। अमाइलोज हमेशा आयोडीन के साथ नीला रंग देगा, आयोडीन हमेशा नीला रंग देगा। अमाइलोपेक्टिन आयोडीन के साथ लाल रंग देता है, क्लियर है। अमाइलोज का आयोडीन के साथ में रिएक्शन कैसा होगा बेटा, नीला रंग होगा, और एमाइलोपेक्टिन का आयोडीन के साथ कैसा रिएक्शन होगा, लाल रंग का रिएक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, आलू में, आलू जो होता है ना, आलू भी तो, आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है, इतना तो सबने पढ़ा होगा, व्रत उपवास करते हो, व्रत वगैरह करते हो तो उसमें खाते हो। तो आलू के स्टार्च में 20% तो होता है अमाइलोज और 80% क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन। ये भी ध्यान रखना है नीट के लिए और दूसरे एग्जाम्स के लिए, ये ध्यान रखना है। आलू में 20% तो होता है अमाइलोज, मतलब अशाखित, राइट, और स्टार्च होता है, और अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा मात्रा में होता है। ये डायग्राम तो मैंने आपको बताई दी है। अब स्टार्च में कैसी संरचना मिलती, कुंडलीदार संरचना मिलती, कोइल्ड, अतः आयोडीन अणु इसके कुंडलीय भाग में अटक जाते हैं, कुंडलीय भाग में क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, अतः स्टार्च आयोडीन जटिल नीला रंग देता है। स्टार्च और आयोडीन कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, नीला रंग देता है, ठीक है ना। ये जो बात हो रही थी ना, ये मैंने क्या कहा था, अमाइलोज आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, अमाइलोपेक्टिन आयोडीन के साथ लाल रंग देता है, ठीक है। तो जबकि देखो सेल्यूलोज में कुंडलित संरचना नहीं मिलने के कारण, सेल्यूलोज तो बहुलक था, लीनियर पॉलीमर था, सेल्यूलोज जो होता है वो कैसा था, लीनियर पॉलीमर था ना, लीनियर पॉलीमर, समझना। स्टार्च में कुंडलीदार संरचना मिल रही है ना अमाइलोपेक्टिन के कारण, ठीक है। तो आयोडीन अणु इसके कुंडलीय भाग में अटक जाते हैं, अतः स्टार्च आयोडीन जटिल नीला रंग दे देता है, ठीक है। सेल्यूलोज की कुंडलीय संरचना नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें नहीं अटकता और यह आयोडीन परीक्षण नहीं देते हैं। तो आयोडीन परीक्षण वो देंगे, स्टार्च आयोडीन परीक्षण देता है। कभी भी बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है, आप सब जानते हो, स्टार्च के ऊपर आपने क्रिया होगा तो सेल्यूलोज कभी भी आयोडीन परीक्षण नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो एक रेखीय बहुलक है और आयोडीन उसमें नहीं अटकेगा। लेकिन क्योंकि स्टार्च में कुंडलीदार संरचना है तो आयोडीन अणु उस कुंडली रचना में अटक जाते हैं और स्टार्च आयोडीन जटिल बनता है और नीला रंग देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ये एनिमल्स का स्टोर्ड फूड मटेरियल है, एनिमल्स का स्टोर्ड फूड मटेरियल है बेटा, स्टोर्ड फूड मटेरियल है ये एनिमल्स का स्टोर्ड फूड मटेरियल है, राइट। क्या कहा मैंने? ये एनिमल्स का स्टोर्ड फूड मटेरियल है, क्लियर। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप है, याद रखोगे ये कैसा है? संचित रूप है। ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ कहाँ पर होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह हमारी बॉडी के अंदर या तो यकृत में होता है या पेशियों में, या तो हमारी बॉडी के अंदर लिवर के अंदर होता है, या फिर कहाँ पर होता है? मसल्स के अंदर। कभी भी कोई पूछे ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ पर होता है, तो मसल्स में या फिर लिवर में। और ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहते हैं, एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ग्लाइकोजन में अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का एक अत्यधिक शाखित बहुलक होता है, अत्यधिक शाखित। याद रखना एमाइलोपेक्टिन भी शाखित था स्टार्च में, लेकिन ज़्यादा शाखित नहीं था, ग्लाइकोजन से कम शाखित था, मैंने बोला था। लेकिन ग्लाइकोजन एक अत्यधिक शाखित क्या है? बहुलक है, राइट, अत्यधिक शाखित बहुलक है। तो ग्लाइकोजन की लंबी श्रृंखला में L14 लिंकेज तथा शाखन बिंदु पर
जहाँ पर शाखन बिंदु होता है वहाँ पर 1,6 लिंकेज पाया जाता है और ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ लाल रंग देता है। ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ क्या रंग देता है बेटा? लाल रंग देता है। क्लियर है? याद रखना। ऊपर देखो स्टार्च जो होता है वो आमतौर के ऊपर स्टार्च आयोडीन जटिल के साथ नीला रंग देता है, राइट। और ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ क्या देता है? लाल रंग। ये दोनों बातें याद रखनी है। ग्लाइकोजन तो आयोडीन के साथ लाल रंग देगा और आयोडीन और स्टार्च का जो कॉम्बिनेशन है स्टार्च आयोडीन के साथ क्या देगा? नीला रंग देगा। ठीक है। अब ये ग्लाइकोजन है। राइट एंड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड। ये जैसे एक रिड्यूसिंग एंड है इसका, राइट। एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग एंड, इट हैज ब्रांचेस। ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है। और ये कैसा होता है? शाखित। ये कैसा होता है? अशाखित। ठीक है बेटा, ये शाखित दिख रहा है ना यहाँ पर, ये क्लियर। तो ये ग्लाइकोजन के बारे में ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं काइटिन। ये सब अभी होमोपॉलीसैकेराइड चल रहे हैं बेटा। काइटिन एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामिन यूनिट्स का एक रेखीय बहुलक है। एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामिन या एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का ये एक रेखीय बहुलक है जिसमें बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन यूनिट्स, बहुत सारी एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन यूनिट्स आपस में जुड़कर और काइटिन बनाती है। आपने सुना होगा काइटिन कहाँ पर मिलता है? फंगल सेल वॉल्स के अंदर मिलता है। तो ये देखो, काइटिन आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल व कवक कोशिका भित्ति में पाया जाता है, भूलना नहीं, है ना। तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन बीटा डी ग्लूकोज का एक अमीनो एसिड व्युत्पन्न है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन क्या है? ये ग्लूकोज का एक अमीनो एसिड व्युत्पन्न है। खैर ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं इस पॉइंट में, आप तो ये याद रखना एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन की यूनिट्स मिलकर और क्या बनाती है बेटा? काइटिन बनाती है। काइटिन आर्थ्रोपोडा के जो एक्सोस्केलेटन होता है बाह्य कंकाल उसमें पाया जाता है और कवक की कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है। और आपको बता दूं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ था वो तो कौन था? सेल्यूलोज। और पृथ्वी पर यदि कोई दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला यदि कोई पदार्थ है तो वो कौन है? काइटिन है। दूसरा यदि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यदि कोई है तो वो कौन है? काइटिन है। और क्योंकि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है इसकी, तो इसको फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। क्योंकि कवक की कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है। क्लियर? ये सब बेटा क्या थे? होमोपॉलीसैकेराइड। ये सब होमोपॉलीसैकेराइड। अभी कुछ और होमोपॉलीसैकेराइड भी आ रहे हैं, जैसे कि ये देखो इनुलिन। ये फ्रक्टोज इकाइयों का एक रेखीय बहुलक है। फ्रक्टोज तो वापस फ्रक्टोज का बना है ना बेटा, तो नेचुरली कि रेखीय बहुलक हुआ तो फ्रक्टोज से मिलकर बना है तो वापस से होमोपॉलीसैकेराइड हुआ। इसमें बीटा 1,2 लिंकेज पाई जाती है। क्योंकि फ्रक्टोज है तो वहाँ पर हमेशा 1,2 लिंकेज ही मिलेगी। इनुलिन कहाँ है? संचित भोजन के रूप में डहेलिया जानते हो, फ्लावरिंग प्लांट की जड़ों के अंदर इनुलिन संचित भोजन के रूप में डहेलिया की जड़ों में और आर्टिचोक की जड़ों में क्या होता है? ये पाया जाता है इनुलिन। और इनुलिन जल में घुलनशील पॉलीसैकेराइड है, याद रखना। वैसे तो पॉलीसैकेराइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड स्टार लगा देते हैं। इनुलिन जल में घुलनशील पॉलीसैकेराइड है जिसका उपयोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, किडनी के अंदर होती है ना GFR, ज्ञात करने में किया जाता है ना। ये जल में घुलनशील पॉलीसैकेराइड है और इसका उपयोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जानने में किया जाता है, जो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताते हैं। ठीक है, तो इनुलिन जल में घुलनशील पॉलीसैकेराइड है और इसका उपयोग बेटा किस में होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर, है ना। ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर में इसका ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये सबसे छोटा संग्रही पॉलीसैकेराइड है ना। स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, स्मॉलेस्ट
स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। डेक्स्ट्रीन, ये भी जानो डेक्स्ट्रीन, ये ग्लाइकोजन व स्टार्च के पाचन में एक मध्यवर्ती पदार्थ है। ग्लाइकोजन और स्टार्च का जब पाचन होता है ना, तो एक मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में, इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में डेक्स्ट्रीन बनता है। ठीक है ना, याद रखना, डेक्स्ट्रीन के पाचन से ग्लूकोज व माल्टोज प्राप्त होते हैं। डेक्स्ट्रीन का जब पाचन होगा तो उससे क्या है, ग्लूकोज और क्या प्राप्त होते हैं बेटा, माल्टोज प्राप्त होते हैं। डेक्स्ट्रीन कहाँ पर पाया जाता है, यीस्ट में व जीवाणुओं में संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेक्स्ट्रीन क्या है, यीस्ट व जीवाणुओं में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। डेक्स्ट्रीन के पाचन से ग्लूकोज और माल्टोज क्या होंगे, हमें प्राप्त होंगे। ठीक है ना, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये भी एक होमोपॉलीसेक्राइड है। अब आ जाते हैं बेटा हेटेरोपॉलीसेक्राइड। जैसे कि नेम शो कर रहा है, हेटेरो मतलब डिफरेंट। हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। जो डिफरेंट शुगर का बना हो, ये विभिन्न प्रकार की मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होता है। अब देखो, जैसे हमने अभी कम से कम भी 4 से 5-6 उदाहरण दिए आपको होमोपॉलीसेक्राइड को पढ़ाने के लिए, उसी तरीके से डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट से बना हेटेरोपॉलीसेक्राइड है, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हाइलुरोनिक एसिड। सुना है कभी पहले? हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है बेटा? यह स्नेहक के रूप में काचाप तरल, काचाप तरल कहाँ होता है बेटा? आइस के अंदर। ठीक है ना, आइस के अंदर होता है स्नेहक के रूप में। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के रूप में आइस के अंदर जो काचाप द्रव्य होता है वहाँ पर पाया जाता है। नाभि रज्जु है ना, बच्चे और माँ के बीच को, माँ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसको जोड़ने वाली रचना। संधियों यानी कि जॉइंट्स तथा योजी उत्तक में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। यह स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में आइज में जो काचाप तरल होता है वहाँ पर, नाभि रज्जु में यानी कि अम्बिलिकल कोड में, संधियाँ यानी कि जॉइंट्स के अंदर है ना, और संयोजी उत्तक के रूप के अंदर भी ये पाया जाता है हाइलुरोनिक एसिड। यह जंतु कोशिका के आवरण में एक बंधक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उसको जंतु सीमेंट भी कहते हैं। आर यू गेटिंग? क्या कहते हैं इसको? एनिमल सीमेंट। तो जंतुओं के अंदर, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल की तरह सेल वॉल तो होती नहीं, लेकिन जंतु कोशिका के ऊपर जो सेल कोट होता है, वो सेल कोट किसका बना होता है? हाइलुरोनिक एसिड का बना होता है। सेल कोट किसका बना होता है? हाइलुरोनिक एसिड का। हाइलुरोनिक एसिड में एकांतित रूप से व्यवस्थित ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो देखो अलग अलग हो गई, मतलब हाइलुरोनिक एसिड में एकांतिक रूप में, एकांतित मतलब एक ग्लूकोरोनिक एसिड की यूनिट और एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन की यूनिट, एक ग्लूकोरोनिक एसिड की यूनिट और एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन की यूनिट, एकांत क्रम में। समझ में आ रहा है? एक ग्लूकोरोनिक एसिड, फिर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, फिर ग्लूकोरोनिक एसिड, फिर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, मिलकर और क्या बनाते हैं? हाइलुरोनिक एसिड। विभिन्न मोनोसेक्राइड के मध्य 1,3 बंध तथा इनसे बने डाइसेक्राइड के मध्य 1,4 बंध पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब विभिन्न मोनोसेक्राइड्स के जो मध्य होंगे वो तो 1,3 बॉन्ड होंगे और इनसे बने डाइसेक्राइड के मध्य 1,4 बंध पाए जाएंगे। वो बॉन्डिंग के बारे में बता रखा है कि कौन से बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोइटीन, कॉन्ड्रोइटीन ये किसका बना होता है? ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन से बना होता है। क्या है बेटा? कॉन्ड्रोइटीन भी एक हेटेरोपॉलीसेक्राइड है। ये किसका बना होता है? थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। ये तो ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन से बना होता है, राइट। और कॉन्ड्रोइटीन यूजी उत्तक में पाया जाता है और कॉन्ड्रोइटीन का सल्फेट एस्टर उपास्थि, टेंडन तथा अस्थियों का मुख्य संरचनात्मक घटक है। उपास्थि बोले तो कार्टिलेज, कार्टिलेज, टेंडन्स और बोन्स का मुख्य संरचनात्मक घटक है। मतलब कॉन्ड्रोइटीन जो होता है वो स्पेशली कार्टिलेज में, सुना होगा आपने, कार्टिलेज वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। और हिपेरिन ये प्रतिस्कंदक होता है, याद है? प्रतिस्कंदक का मतलब समझते हो?
आपका रक्त शरीर के बाहर आता है तो क्लॉट होता है, लेकिन जब तक शरीर के अंदर है तब तक रक्त आपकी रगों में दौड़ता रहता है, कभी भी जमता नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे रक्त के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट मिलता है, एंटीकोएगुलेंट, और उस एंटीकोएगुलेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा हेपेरिन। ठीक है, तो हेपेरिन कैसे बनता है? ग्लूकोरेनिक एसिड पर एन सल्फेट ग्लूकोजामिन, एन सल्फेट ग्लूकोजामिन याद रखना। कॉन्ड्रोइटिन कैसे बनना? ग्लूकोरेनिक एसिड और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन। यहाँ पर क्या हो गया? ग्लूकोरेनिक एसिड प्लस एन सल्फेट ग्लूकोजामिन, ये मिलते हैं तो क्या बनता है? हेपेरिन बनता है। तो इनसे ये बात तो साफ है कि यहाँ पर जो यूनिट्स आपस में जुड़ रही है वो बिल्कुल अलग अलग है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोपॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल देखो, पेक्टिन। आपने सुना होगा सेल वॉल्स किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, हेमिसेल्यूलोज की, पेक्टिन की बनी होती है। तो पेक्टिन किसका बना है? मिथाइलेटेड गैलेक्टोरोनिक एसिड, गैलेक्टोज और एरेबिनोज से मिलकर और क्या बना है? पेक्टिन बना है। क्या कहा मैंने बेटा? मिथाइलेटेड गैलेक्टोरोनिक एसिड, गैलेक्टोज और एरेबिनोज से मिलकर ये पेक्टिन बना है। पेक्टिन कोशिका भित्ति में पाया जाता है, सब लोग जानते हो, और ये सेल्यूलोज के तंतुओं को आपस में बांधता है। इट कंबाइंस द सेल्यूलोज फाइबर्स टुगेदर। ये सेल्यूलोज तंतुओं को आपस में बांधने का क्या करेगा? काम करेगा। पेक्टिन के लवण यानी कि कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट मध्य पटलिका बनाते हैं। इसको पादप सीमेंट भी कहते हैं। मध्य पटलिका बोले तो मिडिल लेमिला। आपने सुना है दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? मिडिल लेमिला कहलाती है, जिसको कि प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। और मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, और ये दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ये भी तो बेटा क्या हो गया? पेक्टिन। ये एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड हो गया है। हेमिसेल्यूलोज, ये भी एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। अब आप जानते हो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, हेमिसेल्यूलोज की और पेक्टिन की। तो हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों ही हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, और सेल्यूलोज कैसा था? होमोपॉलीसैकेराइड था। अब ये देखो, मेनोज प्लस गैलेक्टोज प्लस एरेबिनोज प्लस जेलिलोज। क्या कहा मैंने बेटा? मेनोज प्लस गैलेक्टोज प्लस एरेबिनोज प्लस जेलिलोज, सब अलग अलग शुगर्स है ना। तो बताओ, बहुत सारी ये मेनोज, गैलेक्टोज, एरेबिनोज और शुगर्स मिलकर क्या बना रही है? हेमिसेल्यूलोज बना रही है। तो वापस हेमिसेल्यूलोज कैसा हो गया बेटा? हेटेरोपॉलीसैकेराइड हो गया। वो कैसा हो गया? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। नाउ लास्ट में कभी कभी जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड नाम भी आता है। तो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है ये भी जान लो, क्योंकि पॉलीसैकेराइड की बात ही कर रहे हैं तो पूरी बात ही करते हैं। लसलसे, म्यूकस कैसा होता है? लसलसा होता है। म्यूको मतलब लसलसे पॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड को लसलसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जिनमें जल व प्रोटीन को बांधने की क्षमता होती है। ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनके अंदर जल और प्रोटीन दोनों को बांधने की क्षमता हो उसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। जिसके अंदर की वाटर को बांधने की और प्रोटीन को बांधने की क्षमता हो उसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। और पादपों में म्यूसिलेज एक सामान्य, पादपों में म्यूसिलेज सब जानते हो, श्लेष्म एक सामान्य म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। पादपों में, प्लांट्स में म्यूसिलेज होता है जो कि एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड ही है, और ये गैलेक्टोज और मेनोज इकाइयों का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? गैलेक्टोज एंड मेनोज इकाइयों का बना होता है। ठीक है, तो हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन, हेपेरिन एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड में आते हैं। अरे अभी जस्ट पढ़ाए थे ना बेटा, हाइलुरोनिक एसिड भी पढ़ाया था, ये देखो ना अभी पढ़ाया जस्ट, राइट। ये देखो, ये हाइलुरोनिक एसिड पढ़ाया, फिर कॉन्ड्रोइटिन पढ़ाया आपको, है ना। तो हाइलुरोनिक एसिड, राइट, कॉन्ड्रोइटिन, हेपेरिन, ये सब जो पढ़ाए ये सब म्यूकोपॉलीसैकेराइड है जो कि गैलेक्टोज और मेनोज इकाइयों के बने हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है। पेप्टाइडोग्लाइकेन आपने सुना होगा, यदि कोई पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कोई पूछता है पेप्टाइडोग्लाइकेन कहाँ होता है, तो आप कहोगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या है इसमें? पेप्टाइडोग्लाइकेन में क्या है? तो बेटा एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, इसको ऐसे याद रखते हैं NAG याद करने के लिए, और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड NAM, एन एसिटाइल में नागेन नाम ऐसे याद रखिए, प्लस पेप्टाइड चेन ऑफ 4 to 5 अमीनो एसिड्स। पेप्टाइडोग्लाइकेन कहाँ पर है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर है।
किसका बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड प्लस पेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है। अगार अगार यह ये भी म्यूकोपॉलीसेक्राइड है ना, ये भी क्या है, एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, ठीक है ना, ये भी कैसा है बेटा, एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, याद रखना। कुछ लाल शैवाल याद रखना, जैसे ग्रेसिलेरिया गैलिडियम कॉन्ड्रस से प्राप्त किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगार अगार डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज से बना होता है, राइट। प्रत्येक 10th यूनिट के बाद सल्फेट ग्रुप उपस्थित होता है। इसका उपयोग कल्चर मीडियम बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें काम में आता है बेटा, कल्चर मीडियम। आपने ये तो सुना होगा, अगार अगार इज़ द बेस्ट मीडियम यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। अगार अगार जो होता है वो गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की लाल शैवालों से प्राप्त करते हैं, है ना, और जब इसको गर्म करके ठंडा करते हैं तो ये पूरा एक ऐसे जम जाता है और फिर अपने उसके ऊपर कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। गोंद प्राकृतिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, ये एक और एग्जांपल है गोंद का, ये एक प्राकृतिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, जबकि फेविकोल जो होता है वो संश्लेषित रबर आधारित आसंजक है, ठीक है। तो गोंद तो जो हुआ वो लास्ट में देख लो कि गोंद भी एक प्राकृतिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है। गोंद तो प्लांट से निकलता है ना, लेकिन जो फेविकोल है वो एक संश्लेषित रबर आधारित क्या है बेटा, आसंजक है, ठीक है। तो ये जो हुआ गोंद, ठीक है ना, अगार अगार, ठीक है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाया पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से जो हम लोग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं उनको लगातार देखते रहिए। जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल पर नए हैं, वो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। आपको बहुत बहुत सारे वीडियोस हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के अंदर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, उन सभी को आप लोग देखें। और यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। आपके कमेंट के सहारे ही हम लोग आपके लिए जमकर हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। आपके कमेंट ही हमें प्रेरणा देते हैं और तभी हम लोग 17-17 घंटे, 18-18 घंटे रोज़ हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो YouTube के ऊपर तो आपको ये सारे के सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं, इनको आप देखते रहिए, ठीक है। मेरा एक ऐप है सुपर गुरु ऐप, जो कि प्ले स्टोर के ऊपर है, उसको भी ज़रूर आप लोग डाउनलोड करें, क्योंकि हम लोग समय समय पर अब उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट डालेंगे, चाहे वो बोर्ड लेवल के लिए हो, चाहे वो नीट लेवल के लिए हो, तो वो भी आप लोगों के लिए सहायक होगा। तो काफ़ी लोग तो जानते हैं सुपर गुरु ऐप के बारे में, बट जो लोग नहीं जानते हैं वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। ऑलराइट, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।